नमस्ते नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे साथी एकदम बढ़िया हैं, एकदम मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं और बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। तो मैं भावना भाटी आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है एकदम बढ़िया होंगे, एकदम मस्त ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छे होंगे आप लोगों के हालचाल। तो बेटा जल्दी से आ जाएं, क्लास को हम लोग शुरू कर रहे हैं। आप एक बार कंफर्मेशन दे दें, सभी बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं, सभी बच्चे क्लास के साथ जुड़ गए हैं। जो भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं वो एक बार बताएं कि क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हो। भाई जल्दी से बताओ। गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग, राधे राधे, नमस्कार और सभी को प्रणाम। तो चलिए अपनी क्लास को अब हम शुरू कर देते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है कोशिकांग। ठीक है, तो कोशिकांगों को हम आज शुरू करेंगे। कोशिकांग, तो कोशिकांग जिसको कहते हैं सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल्स जो थे, मैंने आपको कल की क्लास में बताया कि हमारी जो कोशिका होती है इसके अंदर कुछ छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे कण मौजूद होते हैं जिनको हम कहते हैं कोशिकांग। अब ये कोशिकांग कौन कौन से थे तो हमने पढ़ लिया था सेल वॉल के बारे में। ठीक है, हम पढ़ रहे थे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड मैंने आपको कल की क्लास में जो बातें थी, जो पॉइंट्स थे वो बताए हैं। अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब हम बढ़ेंगे कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है इससे अगला जो पॉइंट होगा या अगला जो कोशिकांग होगा वो कौन सा है। तो आज हम बात करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। पहला हमने कोशिका भित्ति पढ़ लिया था, दूसरा हमने कोशिका झिल्ली पढ़ लिया था। आज हम बात करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो तीसरा जो कोशिकांग होगा वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसको कहते हैं हम लोग सूत्रकणिका। क्या कहते हैं बच्चा? सूत्रकणिका कहते हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अच्छा, आपको प्रश्न आएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसको किसने खोजा था, तो आप लोग बताकर चलोगे। आज मैं येलो कलर की हो रही हूँ तो बच्चे कह रहे हैं कि मैम येलो आज क्यों? तो बेटा वैसे ही बस कलर्स हैं, कभी भी पहन लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कभी भी पहन लो, कलर्स है कभी भी पहनो। वैसे मुझे कल पहनना चाहिए था, है ना, क्योंकि कल थर्सडे है, ऐसा बोलते हैं थर्सडे में कलर जो येलो कलर है वो पहनना चाहिए, बट कोई बात नहीं, सब दिन भगवान के है ना। इसकी खोज किसने करी थी आपको पूछता है। माइटोकॉन्ड्रिया को किसने डिस्कवर किया था, इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? तो हम लोग बताकर चलते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरा बोर्ड कुछ टेढ़ा सा हो गया है आज। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है बेटा, इसका जो इसकी जो खोज करी थी वो करी थी कोलीकर ने। किसने? कोलीकर। तो आप लोग बताकर चलते हैं कोलीकर। कोलीकर नाम के साइंटिस्ट ने, कोलीकर ने माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा था बेटा। आपसे पूछता है कि किसमें खोजा था कोलीकर ने माइटोकॉन्ड्रिया को, तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज हुई थी ये कीटों की पेशी में हुई थी बेटा। कीटों की पेशी में, कीट की रेखित पेशी में। ठीक है, तो आप लोग बताते हो कि कीट के अंदर जो पेशी है, सीधा पेशी लिख लेना, कीटों की पेशी में हुई थी इसकी खोज। ठीक है, पेशी में, यानी कि इंसेक्ट जो होते हैं बेटा, इंसेक्ट, इनकी जो मसल्स होती हैं उसमें इसको ढूंढा था माइटोकॉन्ड्रिया को। किसने? सबसे पहले कोलीकर ने। ठीक है, इसके बाद ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसको बायोप्लास्ट किसने कहा ये पूछ लेता है, या आपको ये पूछता है कि माइटोकॉन्ड्रिया टर्म को किसने दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द को किसने दिया था, ये आपको पूछ लेता है। तो आप लोग बताते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया शब्द जो है इसको जो देने वाले थे वो थे प्यारे बच्चे बेंडा, वो थे बेंडा। तो बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया था। आपको ये ना 3-4 पॉइंट हैं जो याद करने हैं। भाई कभी भी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज पूछता है तो आप कहेंगे कोलीकर ने खोजा था माइटोकॉन्ड्रिया को। किसमें खोजा था? आप लोग बताएंगे मैम जीव कंचन के बाद की हेडिंग है जीव कंचन। समझ नहीं आया बेटा, जीव कुंचन, अच्छा जीव द्रव्य संकुचन जो मैंने कल आपको पढ़ाया था। ठीक है, हाँ हाँ, कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कोशिका झिल्ली, वो कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद की हमें हेडिंग डालनी है, तीसरी हेडिंग है, तीसरा कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब कुछ बच्चे का कमेंट है कि मैम समझ नहीं आ रहा। बेटा ये तो अभी शुरुआत ही करी है, अभी से समझ नहीं आ रहा तो कैसे चलेगा फिर। आपने कल की क्लास देखी है, कल हम लोगों ने सारा, मैंने आपको प्लाज्मा झिल्ली से संबंधित चीजें बताई थी, है ना, प्लाज्मा झिल्ली हमने पढ़ी थी। प्लाज्मा झिल्ली के बाद जो तीसरा कोशिकांग कोशिका में होता है वो है माइटोकॉन्ड्रिया।
तो आज की शुरुआत कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज करी थी वो कोलीकर ने करी थी प्यारे बच्चे। माइटोकॉन्ड्रिया को किसने खोजा था? कोलीकर ने। मैम किस में खोजा था? तो कीटों की पेशी में खोजा था। कीट होते हैं इंसेक्ट, इंसेक्ट माने जो मक्खी मच्छर ये कीट होते हैं सब, इनकी पेशियों में खोजा था माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया शब्द को किसने दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया टर्म को किसने दिया था? तो बताकर चलेंगे, बैंडा ने दिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो टर्म थी ये बैंडा ने दिया था प्यारे बच्चे, बैंडा नाम के साइंटिस्ट ने। अब आपको पूछता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसको बायोप्लास्ट नाम किसने दिया? इसको बायोप्लास्ट नाम किसने दिया? बायोप्लास्ट। आपको पेपर में आएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट किसने कहा था, माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम किसने दिया था? तो आप लोग बताकर चलते हो, ओल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया को ओल्टमैन नाम के साइंटिस्ट थे, ओल्टमैन। इन्होंने क्या करा था बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम दिया था, ओल्टमैन ने। तो ये आप लोगों को पेपर में 3 नाम है जो माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित याद करने हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज पूछे तो कोलीकर, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया? तो बैंडा ने। और माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम किसने दिया? तो बायोप्लास्ट नाम दिया था, आप बताकर चलते हो, ओल्टमैन ने। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। क्लियर? अच्छा, पुराने हिमांशु बोल रहे हैं कि मैम पुराने वाले रफ्तार बैच में क्लास क्यों नहीं ले रही हो? बेटा वहाँ इसलिए क्लास नहीं ले रही हूँ क्योंकि जब यहाँ पर सेल टॉपिक खत्म हो जाएगा ना, तो जो आपका नया टॉपिक है वो वहाँ शुरू करूँगी फिर, तो तब आप लोगों की एक साथ क्लासेस चला करेंगी, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों को, क्योंकि रात के 8 बजे तो मैंने कहा कि नहीं ले सकती क्योंकि वंदे भारत सीरीज होती है उसमें मेरी क्लास लग चुकी है, तो अब आप लोगों के जो टॉपिक रह रहे हैं पुराने वाले बैच में वो हम इसी बैच के साथ कंप्लीट करेंगे। और करेंगे जब जब ये टॉपिक इसमें खत्म हो जाएगा। भाई पहले सेल को कंप्लीट कर दूंगी तभी तो नया टॉपिक शुरू करूंगी बेटा, ठीक है। समझ में आई बात? चलो आ जाओ आगे बात करते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि प्यारे बच्चों जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसको ओल्टमैन ने इसको बायोप्लास्ट नाम दिया, समझ में आ गया। बैंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया शब्द को दिया था, समझ में आ गया। कोलीकर ने इसकी करी थी खोज माइटोकॉन्ड्रिया की। अब बात करते हैं कि मैम जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसको और किस किस नाम से जाना जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इसके नाम आपको पेपर में बहुत आते हैं। जब हम बात करते हैं सूत्री कणिका की, जब हम बात करते हैं प्यारे बच्चे सूत्र कणिका की, तो इसका आपको नाम याद करना है कि भाई इसको और किस नाम से जाना जाता है। तो आइए, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस, तो इसको कहा जाता है कोशिका का ऊर्जा गृह। कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहते हैं? ऐसे प्रश्न आता है, तो इसको माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं बेटा। तो ये क्या कहा जाता है? नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, इसी को कहते हैं कोशिका का पावर हाउस। मैम क्यों कहते हैं? क्योंकि प्यारे बच्चे इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी बनती है। भाई आपके शरीर के अंदर जो कोशिका है उस कोशिका के अंदर जो एनर्जी है वो कहाँ है? तो कहोगे माइटोकॉन्ड्रिया में। तो देखो बड़े ध्यान से समझना, ये कोशिका, ठीक है, ये कोशिका और ये है कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, ये है कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये कोशिका के अंदर है माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्री कणिका जिसको कहते हो। और इसी के अंदर बनते हैं बेटा एटीपी, इसी के अंदर बनते हैं एटीपी। मैम एटीपी क्या होते हैं? एटीपी होते हैं ऊर्जा की इकाई। अभी लिखवाऊंगी एटीपी के बारे में। तो आपने अभी क्या समझा कि हमारा शरीर, हमारा छोड़ो जितने भी सजीव हैं इस पृथ्वी पर, उनका शरीर, उसके शरीर में कोशिका और कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं एटीपी। मैम ये एटीपी क्या करते हैं? यही हैं जो ऊर्जा देते हैं, इसी ऊर्जा से हम काम करते हैं बेटा। तो आपको पूछा जाता है कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आप लोग बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। पहले मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ, पहले हिंदी में लिख देती हूँ। लिखेंगे सूत्र कणिका में एटीपी का निर्माण होता है,
एटीपी का निर्माण होता है। मैम एटीपी क्या होते हैं? एटीपी का निर्माण होता है प्यारे बच्चे सूत्रकणिका में। ये भी प्रश्न आता है आपको पेपर में कि पूरी कोशिका में जो एटीपी होते हैं इनका निर्माण कहाँ होता है, तो आंसर करेंगे सूत्रकणिका में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो लिखेंगे एटीपी फॉर्मेशन, एटीपी फॉर्मेशन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही एटीपी बनते हैं बेटा। अब बात आती है एटीपी की कि मैम ये एटीपी क्या होते हैं, तो आइए अब पढ़ते हैं एटीपी के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी में एटीपी बनते हैं। एटीपी क्या है? एटीपी है ऊर्जा की इकाई। तो एटीपी के बारे में अब बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं एटीपी के बारे में। एटीपी की फुल फॉर्म बताएंगे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी की फुल फॉर्म भी आती है बेटा पेपर में, तो बहुत अच्छे से इसको समझना। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हिंदी में भी यही रहेगी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये होती है एटीपी की फुल फॉर्म, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये हो जाती है एटीपी की फुल फॉर्म। ठीक है, अब मैम ये एटीपी क्या है? इन एटीपी को भी कुछ और नाम से जाना जाता है क्या? तो बच्चा इनको कहते हैं कोशिका की ऊर्जा इकाई। पूरी कोशिका को यही है जो ऊर्जा देते हैं। ठीक है, क्लियर बेटा? आपकी मर्जी है, आप हिंदी में लिखना चाहते हो हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिखना चाहते हो इंग्लिश में लिख लो। ठीक है, तो एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आओ अब मैं आपको एटीपी के बारे में और बातें बताती हूँ। बेटा ये जो एटीपी होते हैं ना, ये जो एटीपी होते हैं इनका निर्माण आपने पढ़ लिया कहाँ होता है? सारे बच्चे मुझे बताओ, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि एटीपी का निर्माण कोशिका के अंदर, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, कहाँ बनते हैं एटीपी? जल्दी बताओ सारे बच्चे आंसर। एटीपी कहाँ बनते हैं प्यारे बच्चे, है ना? हाँ जी बेटा, जल्दी से सभी बच्चे बताएं एटीपी कहाँ बनते हैं हमारी कोशिका में। मैम पीडीएफ बना के पढ़ाओ ना प्लीज बेटा, पीडीएफ बना के पढ़ाएं, तब आप लोगों के कमेंट आते हैं मैम हाथ से पढ़ाइए ना प्लीज। जिस दिन पहला डेमो चल रहा था उस दिन मैंने आपको पीडीएफ से ही पढ़ाने की कोशिश करी थी, बट तुम्हारे कमेंट आए कि मैम पीडीएफ से नहीं पढ़ना, हाथ से पढ़ाओ। अब मैं हाथ से पढ़ाऊंगी बेटा, जहाँ जरूरत होगी वहाँ पीडीएफ बनवाऊंगी। ठीक है, चलो बताओ जल्दी से। माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, बिल्कुल सही बात। अब ये जो एटीपी होते हैं इनको किस नाम से जाना जाता है? इन एटीपी का भी प्यारे बच्चे एक नाम है। इन एटीपी को कहा जाता है कोशिका की ऊर्जा इकाई। कई बार आपको पेपर में आया हुआ प्रश्न है कि कोशिका की ऊर्जा इकाई किसको कहते हैं? कोशिका की ऊर्जा इकाई। ठीक है, तो कोशिका की ऊर्जा इकाई किसको कहा जाता है? इसको कहते हैं प्यारे बच्चे एटीपी को। तो आप लोगों ने समझा, और ये प्रश्न आपको आता है पेपर में कि कोशिका की ऊर्जा इकाई किसे कहते हैं? एटीपी को। तो आप लोग कहेंगे एनर्जी करेंसी ऑफ सेल इसको कहा जाता है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। तो कोशिका की ऊर्जा इकाई है बेटा ये। या तो ऐसे बोल दो कि भैया कोशिका की ऊर्जा इकाई होता है एटीपी, यानी पूरी कोशिका में ऊर्जा यहीं से आती है। या ऐसे बोल देते हैं कि कोशिका का ऊर्जा सिक्का, इसको कहा जाता है कोशिका का ऊर्जा सिक्का। तो ये दोनों नाम है प्यारे बच्चे किसका? एटीपी का। तो एटीपी को आप लोग कोशिका की ऊर्जा इकाई कह देते हो, और प्यारे बच्चे या कोशिका का ऊर्जा सिक्का कहते हैं। ठीक है, एनर्जी कॉइन ऑफ सेल, एनर्जी कॉइन ऑफ सेल, दोनों ही टर्म पेपर में पूछी गई हैं। दोनों ही बार आपको दोनों ही क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। ये भी पूछा गया था कि किसको कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। देखो ध्यान से समझना, जब भी पूछे कि कौन सा कोशिकांग है जिसको कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, ऊर्जा गृह, तो ऊर्जा गृह तो आपने माइटोकॉन्ड्रिया को कहा। लेकिन जब भी आपको प्रश्न आए कि कोशिका की ऊर्जा इकाई किसको कहते हैं, एनर्जी यूनिट या एनर्जी करेंसी किसको कहते हैं, तो आप कहते हो एटीपी को। या ऐसे आ जाता है कि कोशिका का ऊर्जा सिक्का किसे कहते हैं, एनर्जी कॉइन भी आप लोग एटीपी को ही कहते हो। मैम ये एटीपी जो होते हैं ये कैसे बनते हैं, ये एटीपी का निर्माण कैसे होता है? तो प्यारे बच्चे जैसे कि
मैं आपको 5-5 के 2 सिक्के दे दूं, मैं कहूँ लो बेटा 5 का सिक्का ये रहा और 5 का सिक्का ये रहा। आपने कहा कि आप तो मुझे 5-5 के सिक्के दे रही हो, ऐसे करो ना मुझे एक ही सिक्का दे दो। मैं कहूँगी अच्छा एक सिक्का दे दूं, तो तुम कहोगे मुझे 10 का एक सिक्का दे दो। आपने मुझे 5-5 के 2 सिक्के दिए हैं, इन दोनों को तो तुम ले लो, मुझे 10 का एक सिक्का दे दो। तो मतलब 10 के सिक्के का निर्माण कैसे हुआ होगा, 5 और 5 के सिक्के जुड़े होंगे तब 10 का सिक्का बना होगा, है ना। वैसे ही ये जो एटीपी होते हैं ये कोशिका की बड़ी ऊर्जा इकाई माने जाते हैं। बड़ी ऊर्जा इकाई मतलब मैं अगर यहाँ ब्रैकेट में लिख दूं कि ये कोशिका की कैसी ऊर्जा इकाई है, बड़ी इकाई है बेटा। ये कोशिका की कैसी ऊर्जा इकाई है, बड़ी इकाई। ये बिगेस्ट यूनिट मानी जाती है कोशिका की, बिगेस्ट यूनिट है प्यारे बच्चे, मतलब बड़ी ऊर्जाएं हैं, बड़ी ऊर्जा देने वाली इकाई हैं। फिर मैम छोटी ऊर्जा देने वाली इकाई कौन है, तो छोटी ऊर्जा देने वाली इकाई होते हैं एडीपी। एडीपी छोटी ऊर्जा देने वाली इकाई कौन सी होती है, एडीपी। तो आपको पेपर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एडीपी क्या है, तो एडीपी भी ऊर्जा की इकाई है, बट मैम ये कैसी ऊर्जा की इकाई है, छोटी। क्यों, क्योंकि इनकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या है, एडीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब आपको पता है कि डाई बड़ा होता है या ट्राई बड़ा होता है, डाई का मतलब होता है 2 और ट्राई का मतलब होता है 3, तो कौन बड़ा है, तुम कहोगे मैम 3 बड़ा है। तो एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब इसमें फॉस्फेट के 3 अणु है। मैम एडीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, मतलब इसमें फॉस्फेट के 2 अणु हैं। तो ऊर्जा की बड़ी इकाई, कोशिका की ऊर्जा की बड़ी इकाई कौन सी हुई, जिसमें 3 अणु है वो बड़ी हुई, जिसमें 2 अणु है वो छोटी हुई। इसकी फुल फॉर्म हो जाती है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट। तो इसके बारे में भी आपको पूछ सकता है पेपर में कि ये कैसी इकाई है, तो ये छोटी इकाई है, ये कोशिका की छोटी ऊर्जा इकाई है, छोटी ऊर्जा इकाई है। समझ में आई बात, ये होती है स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट एनर्जी यूनिट है। तो ये कोशिका की स्मॉलेस्ट एनर्जी यूनिट कही जाती है, जो एडीपी होती है। बात समझ में आई सभी को, ठीक है, क्लियर। अब चलें आगे। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है बेटा, इसकी कोई ऐसी स्ट्रक्चर नहीं होती। अगर मैं आपको एटीपी की स्ट्रक्चर दिखाऊं तो इसकी कोई ऐसी बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है जो आपको दिखाई जा सके। एटीपी स्ट्रक्चर, देखो इसकी कोई ऐसी स्ट्रक्चर नहीं है जो मैं आपको दिखाऊं कि भाई ये ऐसी होती है। तो ये एक तरीके के मॉलिक्यूल होते हैं, फॉस्फेट के मॉलिक्यूल, जो आपस में जुड़ते चले जाते हैं। तो जो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं जहां पर आप लोग ये देख पा रहे हो। तो इसका कोई ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है जो आप लोगों को दिखाया जाए या आप लोगों को एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए आए, ठीक है। तो आ जाओ, अब हम आगे बात करते हैं। अब मुद्दा ये होता है मैडम जी कि आप बताएं हमें कि एटीपी और एडीपी जो है क्या ये कभी आपस में जुड़ सकते हैं। तो हाँ बेटा, अगर आप लोगों को मैं एक एडीपी का मॉलिक्यूल दे दूं और उसके साथ एक और एडीपी का मॉलिक्यूल दे दूं, तो आप जो बना पाएंगे वो बनेगा एक एटीपी का मॉलिक्यूल, आप बना पाएंगे एक एटीपी का मॉलिक्यूल। यानी कि जब 2 एडीपी आपस में जुड़ जाते हैं तो एक एटीपी का मॉलिक्यूल बनता है। भाई ये छोटी सिक्का है, ये छोटी इकाई है, ये छोटी इकाई है। छोटी छोटी चीजों को जब आपस में जोड़ दोगे तो बड़ी इकाई बन जाती है। कैसी इकाई बन जाती है, बड़ी इकाई बन जाती है। तो आपको पेपर में ऐसे दे सकता है कि जब 2 एडीपी के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, जब 2 एडिनोसिन डाइफॉस्फेट आपस में मिलेंगे, एक ये है एक ये है, इन दोनों को आपस में मिलाया तो कौन सी ऊर्जा की इकाई बनती है, तो आप बताते हो एटीपी बनती है, जो कि बड़ी यूनिट है, बिगेस्ट यूनिट है। समझ में आ गई बात। अब प्रश्न ऐसे भी दे सकता है कि जब हमने एटीपी के मॉलिक्यूल को तोड़ दिया तो ये कौन कौन से मॉलिक्यूल में टूटेगा। तो भाई जब आपने एटीपी के मॉलिक्यूल को तोड़ा तो ये टूटेगा एडीपी में। कितने एडीपी में टूटेगा, 2 एडीपी में टूट जाएगा। तो दोनों तरफ को बात सेम है, या तो इन दोनों को जोड़ लो
जोड़ोगे तो एटीपी बन जाएगा, एटीपी को तोड़ोगे तो इसमें टूट जाएगा। बात सेम है। तो आपको कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि जब दो एडीपी को जोड़ा जाता है तो कौन सी ऊर्जा की इकाई का निर्माण होगा। तो आपको याद रखना है एडीपी एडीपी को जोड़ोगे तो एटीपी बन जाएगा, ठीक है। और आपको दे दे कि जब एटीपी को तोड़ा जाता है तो किस में टूटेगा, तो तब भी वो एडीपी एडीपी में टूटेगा। बेटा समझ में आ गई, क्लियर है ना। अगर एटीपी में एडीपी घटा दिया तो क्या होगा। हाँ बेटा घटाना यहाँ कोई वो थोड़ी है, मैथ्स थोड़ी चल रहा है। आपने क्या करना है, आपको इतना याद रखना है कि एडीपी स्मॉलेस्ट यूनिट है। जैसे ये 5 का सिक्का, ये 5 का सिक्का, जब आपके पास 2 5 के सिक्के हैं तो बता दो कितने रुपए हो गए आपके पास। आप कहोगे 10 रुपए हो गए। तो ये 5 का सिक्का छोटी यूनिट है, ये 5 का सिक्का छोटी यूनिट है, दोनों को मिला दिया तो 10 रुपए बन गए, बड़ी यूनिट बन गई। वैसे ही जब आपने किसी को 10 रुपए दिए, आपने कहा इनको खुला करवा दो, तो जब आपने किसी को 10 रुपए दिए तो वो आपको 5 5 के 2 सिक्के पकड़ा देगा खुला करके। तो आपने 10 रुपए के सिक्के से 5 5 के 2 सिक्के कर लिए, छोटी छोटी यूनिट कर ली। तो इस तरीके से ये चीजें आप लोगों को पता हो जाएंगी, ठीक है। मैम ये है क्या, बेटा ये एनर्जी की यूनिट है। जो आप खाना खाते हो, आपकी कोशिका में जो खाना जाता है, उस खाने से जो ग्लूकोज बनती है, जो ग्लूकोज जलती है प्यारे बच्चे, वो ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगी और उसी से फिर एनर्जी मिलेगी, और ये एनर्जी ही होती है एटीपी। तो आपकी कोशिकाओं के अंदर जो एनर्जी रहती है वो एटीपी के रूप में रहती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। जैसे आपके घरों में जब बिजली नहीं आती तो आपके घरों में इन्वर्टर है, इन्वर्टर, आप जब अपनी बिजली आती है तो इन्वर्टर की बैटरी को चार्ज करते हो, इन्वर्टर की बैटरी चार्ज होती रहती है। तो जब लाइट नहीं आती है तो तुम्हारे घर में जो बैकअप देने का काम करता है वो इन्वर्टर की लाइट करती है। वैसे ही आपकी कोशिका के अंदर जो बैकअप देने का काम कर रही है, आपकी बॉडी को ऊर्जा देने का काम कर रही है, या कोशिका को ऊर्जा देने का काम कर रही है, वो यही होती है एटीपी। तो ये एटीपी कहाँ पर स्टोर होते हैं प्यारे बच्चे, ये एटीपी स्टोर होते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। समझ आई बात, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात। चलो तो ऐसे करके आप लोग चीजों को समझेंगे, कोरिलेट करेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। मैंने कहा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही एटीपी का निर्माण होता है, और एटीपी से जो इतने कॉन्सेप्ट मैंने बताए इनको याद रखोगे, ठीक है। चलो अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ही और बातें करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है प्यारे बच्चे, अभी हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ही बातें कर रहे हैं, है ना। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एक ऐसा कोशिकांग होता है जो सूत्रकणिका होती है। ये एक ऐसा कोशिकांग है जिसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होते हैं। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं लिखवा रही हूँ, है ना। तो लिखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखेंगे इसके पास स्वयं के, ये बहुत बार पूछा जाता है पेपर में, स्वयं का डीएनए व राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। आप लोग याद रखोगे कि कोशिका के अंदर वो कौन सा कोशिकांग है जिसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं, तो बताना माइटोकॉन्ड्रिया। तो लिखोगे इट हैव इट्स ऑन डीएनए एंड आरएनए। अब इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना, जो माइटोकॉन्ड्रिया है मैम इसके पास खुद का डीएनए होता है। हाँ, जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास खुद की कार है, भाई परिवार में होता क्या है, देखो हमारा एक परिवार होता है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रही हूँ, उसको दिल पर मत लेकर बैठ जाना। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा कि नॉर्मली क्या होता है कि हम सबका जैसे परिवार है, उसमें एक गाड़ी होती है, हमारे पापा की गाड़ी। हम सबको कोई जब से पार्टी में जाना होता है, हम अपने पापा की गाड़ी में अपने पापा के साथ जाते हैं। लेकिन अब मान लीजिए मैं कहने लगूं अपने पापा से कि मैं तो तुम्हारी गाड़ी में नहीं बैठूंगी, मैं तो खुद की गाड़ी लाऊंगी अपने लिए। तो हम सब क्या है, हमारा घर एक कोशिका है, ऐसा समझ लो। हम उस घर में हमारे मम्मी पापा, हमारे भाई बहन, हम सब कोशिकांग हैं। तो हमारे पास जो गाड़ी रखने का हक है वो हमारे पापा का है। लेकिन उनमें से मैंने कहा कि मुझे भी गाड़ी चाहिए, मैं भी अपनी गाड़ी अलग रखूंगी,
मैं अपनी गाड़ी से जाया करूंगी जहां भी जाऊंगी। तो पापा ने कहा ठीक है बेटा, लो तुम भी अपनी गाड़ी ले लो, मुझे पैसे दे दिए, मैं अपनी गाड़ी ले आई। तो उस पूरे परिवार में अगर कोई आपसे पूछे कि आपके घर में जो गाड़ी है वो किसकी है, तो आप कहोगे पापा की है। लेकिन फिर अगर कोई आकर और पूछता है कि अच्छा और भी किसी के पास गाड़ी है, तो तुम कहोगे हाँ मैम के पास गाड़ी है। तो मतलब उस घर में गाड़ी रखने का अधिकार पापा का है, तो पापा के पास ही रहती है गाड़ी की चाबी। लेकिन अगर कोई और बच्चा अपने हक पर अड़ जाए और कहने लगे मुझे भी गाड़ी चाहिए, तो फिर घर में जब दो गाड़ियां आएंगी तो चाबी दो बंदों के पास होगी। सेम वैसे ही क्या होता है जब हम किसी कोशिका की बात करते हैं। मान लो ये कोशिका है, ये तुम्हारा घर है ना, ये तुम्हारे पापा हैं, ये तुम हो, ये तुम्हारी ये मैं हूं ऐसा समझ लो, ये तुम्हारी मम्मी है, ये तुम्हारी दीदी है। तो पूरे घर में कितने सारे लोग रह रहे हैं। लेकिन जो गाड़ी है, गाड़ी समझना, डीएनए, डीएनए गाड़ी है। तो डीएनए जो है ये पापा के पास है। पूरा का पूरा डीएनए जो रहता है वो केंद्रक में रहता है। कहने की बात ये है। तो ये कोशिका के अंदर बीचों बीच क्या दिख रहा है तुम्हें, केंद्रक। तो मैडम जी जो डीएनए है वो कहाँ रहता है, वो केंद्रक में रहता है। लेकिन एक कोशिकांग जिद पर अड़ गया, उसने कहा जब केंद्रक के पास डीएनए है तो मुझे भी डीएनए चाहिए। तो ये कौन सा कोशिकांग था, माइटोकॉन्ड्रिया। तो कुछ मात्रा में फिर डीएनए इसके पास भी भेज दिया गया। तो कहने की बात यह है कि पूरी कोशिका में जो डीएनए को रखता है वो केंद्रक रखता है, लेकिन कुछ मात्रा में डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी है। तो ये जो डीएनए है ये सबका डीएनए है, ये इसका भी है, इसका भी, इसका भी, सबका काम करता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया ने कहा मुझे तो खुद का चाहिए, खुद का, मेरा खुद का डीएनए दो मुझे। तो इसके पास इसका खुद का डीएनए बनाया गया, या राइबोसोम भी बनाए गए। तो आपने याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास इसका स्वयं का डीएनए और राइबोसोम है। क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है, क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर कि आप लोगों, क्वेश्चन आता है कोशिका के अंदर केंद्रक के अलावा बताइए और कौन सा ऐसा भाग है जहां डीएनए होता है। तो भाई मैंने कहा केंद्रक में होता है डीएनए, लेकिन इसके अलावा और डीएनए कहाँ कहाँ हो सकता है, आपने कहा माइटोकॉन्ड्रिया में। और एक जगह और मिलेगा क्लोरोप्लास्ट में, जो अभी आगे पढ़ोगे, क्लोरोप्लास्ट में। तो कुल मिलाकर पूरी कोशिका में 3 जगह डीएनए होता है। सबसे मुख्य डीएनए केंद्रक में है, थोड़ा सा डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी है, और थोड़ा सा डीएनए हरित लवक यानी प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट के पास भी है। तो वो अभी आगे पढ़ोगे। तो अभी आपने याद रखा कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए और राइबोसोम है। अगला पॉइंट क्या है बेटा, ये एक दोहरी झिल्ली कोशिकांग होता है, एक दोहरी झिल्ली कोशिकांग है, दोहरी झिल्ली कोशिकांग है ये माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप लोग बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसा कोशिकांग है, आप कहोगे दोहरी झिल्ली कोशिकांग है। मतलब डबल मेम्ब्रेन होती है इसके चारों तरफ। तो ये होता है डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल, ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। क्लियर, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है प्यारे बच्चे। ये जैसे कि यहाँ पर ये जितनी भी चीजें दिख रही है एक ही झिल्ली में बंद है, लेकिन जब तुम माइटोकॉन्ड्रिया को देखोगे तो ऐसे 2 झिल्लियों में बंद है। ये ऐसे 2 झिल्लियां हैं इसके चारों तरफ। तो माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली कोशिकांग है, ठीक है। अब इसकी संरचना से भी क्वेश्चन आता है। अब आ जाओ दिखाती हूँ तुम्हें माइटोकॉन्ड्रिया को। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है प्यारे बच्चे, ये कैसा दिखता है, इसकी संरचना से भी आपको क्वेश्चन बनता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो संरचना होती है इसके बारे में अगर आप लोग याद रखेंगे, इसको अगर आप देखोगे तो माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ये आपको बहुत अच्छे से समझनी है। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया से जो आपका स्ट्रक्चर है, यहाँ से क्वेश्चंस आप लोगों को बनकर आते हैं पेपर में। तो चलिए बात करते हैं भाई माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है उसको मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। एक सेकंड मुझे आप लोग देंगे। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है प्यारे बच्चों, इसके अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो क्रिस्टी, उंगली के जैसी कुछ संरचनाएं होती हैं जिनको आप क्रिस्टी कहते हो, ठीक है। जिनको आप क्या कहते हो प्यारे बच्चे, क्रिस्टी कहते हो। तो इस वाली इमेज को भी आप ओपन नहीं कर पाएंगे, ये अभी हमने देखी थी इमेज।
एक सेकंड रुकना बेटा, मैं पीडीएफ से आपको शो करके दिखा देती हूँ। मैं पीडीएफ से आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। क्योंकि कई बार जो साइट होती है वहाँ पे इमेज अवेलेबल नहीं होती। आ जाओ भाई, देखो ये रहा आप लोगों का माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये होता है प्यारे बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया की इमेज बहुत अच्छे से दिमाग में रखना, क्योंकि कई बार ये इमेज देकर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि ये किसका फोटो है, ये कौन से कोशिकांग का फोटो है। तो ये इमेज जो है ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें आपको दिख रहा है, मैंने कहा था कि इसके पास खुद के राइबोसोम होते हैं। तो देखो ये जो गोले गोले से तुम्हें दिख रहे हैं ये है इसके राइबोसोम। ये क्या है बेटा, इसके राइबोसोम है, राइबोसोम ये होते हैं इसके राइबोसोम। ठीक है, और आपको मैंने कहा इसके पास खुद का डीएनए भी है। तो देखो अंदर की तरफ ये जो दिख रहा है ये इसका डीएनए है, ये इसका डीएनए होता है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो राइबोसोम है वो कौन से वाले होते हैं, 70S वाले होते हैं, छोटे वाले राइबोसोम, जो कि आपको प्रोकैरियोटिक सेल में मैंने आपको बताए थे। ठीक है, तो ये होते हैं प्यारे बच्चे। मैम दबी आवाज आ रही है, किसकी दबी आवाज आ रही है, मेरी दबी आवाज आ रही है। अब देखो इधर, अब हमने बात करी कि जो राइबोसोम होता है इसमें अब मतलब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं। और राइबोसोम भी कौन से वाले हैं, 80 वाले हैं या 70 वाले हैं, ये भी पूछ सकता है पेपर में। तो याद रखना 70 वाले राइबोसोम होते हैं इसके अंदर, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया खुद एक कोशिका के अंदर पाया जाने वाला कोशिकांग है। कोशिका खुद इतनी छोटी होती है कि दिखाई नहीं देती, तो उसके अंदर जो चीजें होंगी वो तो कितनी छोटी होगी समझो। और इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम है तो समझो वो तो और भी छोटा होगा। जैसे डब्बे के अंदर छोटा डब्बा, छोटे डब्बे के अंदर छोटा छोटा डब्बा, ऐसे। तो कोशिका एक छोटा बड़ा डब्बा, उसमें छोटा डब्बा माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और छोटे डब्बे वाले राइबोसोम। तो राइबोसोम यहाँ पे छोटे वाले होते हैं, 70S वाले। क्लियर। अब हमने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया में आपको कुछ उंगली के जैसी संरचनाएं दिख रही हैं, जैसे उंगली होती है, देखो ये वाली, ये रही, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो उंगली के जैसी संरचना है इनको कहते हैं क्रिस्टी। ये क्वेश्चन आता है बेटा, डायग्राम से चीजों को समझना। अंगुली के समान संरचनाएं प्यारे बच्चे, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जिनको कहते हैं क्रिस्टी। तो आपको ये पेपर में आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फोल्डिंग होती है या जो उंगली के जैसी संरचना होती है इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं क्रिस्टी। ठीक है, आ जाओ, ये क्रिस्टी क्या काम करती हैं, तो ये क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सतही क्षेत्रफल को बढ़ाने का काम करती है। यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जगह है उसको बढ़ाती हैं, सतही क्षेत्रफल को बढ़ाने का काम करती है माइटोकॉन्ड्रिया में। अभी सुनो चीजों को, अंदर तुम्हें एक लिक्विड सा भरा दिख रहा है, देखो ये पानी पानी सा, ये पानी पानी सा दिख रहा है, इसको कहते हैं मैट्रिक्स, इसको कहते हैं हम लोग मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। ये भी आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक तरल भरा रहता है, एक लिक्विड भरा रहता है, उसको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। और अभी अभी हमने बात करी थी कि ये दो झिल्लियों से बंधा हुआ होता है, तो एक तो इसकी हो गई ये इनर मेम्ब्रेन, ये अंदर वाली तो इसकी आंतरिक झिल्ली हो गई, और एक ये बाहर वाली हो गई इसकी आउटर मेम्ब्रेन। यानी दो झिल्लियां होती हैं इसमें, आंतरिक झिल्ली और बाह्य झिल्ली। ठीक है, तो इतना याद रखना कि ये दो झिल्लियों से घिरी हुई संरचना है। चलो आ जाओ, अब मैं आपको क्रिस्टी और थोड़ा सा मैट्रिक्स के बारे में बता देती हूँ। तो जब हम माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना की बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा माइटोकॉन्ड्रिया है जो आपको मैंने अभी अभी दिखाया। तो ये अलग अलग तरीके की इमेजेस होती हैं। एक कोशिका में अगर आप देखते हो, एक पादप कोशिका में अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हो तो देखो इस तरीके से दिखेगा, ये रहा। और अगर एक जंतु कोशिका में आप माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हो तो ऐसे दिखेगा, और बड़ा करके जो दिखा हुआ है वो ऐसा दिख रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में देखो ये जो आप लोगों को उंगली उंगली की जैसी संरचना दिख रही है इनको हम क्रिस्टी कहते हैं। चलो आ जाओ, बात करते हैं कि मैम जो माइटोकॉन्ड्रिया है इससे और कौन कौन से पॉइंट हैं जो हम लोगों को एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो भाई अब आपने बात करा कि एक दोहरी झिल्ली कोशिकांग है, तो अब लिखेंगे इसमें उंगली के समान संरचनाएं, इसमें अंगुली के समान संरचनाएं पाई जाती हैं।
ठीक है, अंगुली के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अभी मैंने आपको बताया था, जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं, क्रिस्टी। तो ये भी पूछता है कि क्रिस्टी किस में पाए जाते हैं, तो क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। एक एक पॉइंट को याद करते चलो, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग लिखेंगे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, आर प्रेजेंट, दैट कोल्ड क्रिस्टी, जिसको क्या कहते हैं बेटा? क्रिस्टी कहते हैं। तो कई बार आपको पूछा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो उंगली की जैसी संरचनाएं हैं, इनको क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। और ये क्रिस्टी क्या काम करते हैं? तो मैंने अभी भी कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सतही क्षेत्रफल को बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये क्रिस्टी क्या काम करते हैं? तो आप लोग लिख लेंगे कि ये सतही क्षेत्रफल को बढ़ाने का काम करते हैं। सतही क्षेत्रफल यानी कि इसके अंदर जो क्षेत्रफल है, माइटोकॉन्ड्रिया का अंदर जो एरिया है, उसको बढ़ाते हैं, सतही क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं, बढ़ाना, ठीक है। ये होता है इनका कार्य, इंक्रीज सरफेस एरिया। तो ये क्या करते हैं? इंक्रीज्ड सरफेस एरिया। तो ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो प्यारे बच्चे क्रिस्टी होते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? लिखवा दिया मैंने आप लोगों को। चलो आ जाओ, आगे बात करेंगे। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे? ऐसे ही आएंगे कि कोशिका के अंदर कौन सा कोशिकांग दोहरी झिल्ली वाला है? याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया है। अभी और भी पढ़ोगे, फिर आप ऑप्शन पे छांटना है आपको। कौन सा कोशिकांग है जिसके पास स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उंगली नुमा संरचना को क्या कहते हैं? क्रिस्टी। या क्रिस्टी कोशिका के किस कोशिकांग में पाए जाते हैं? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं, गोल्गी बॉडी में भी पढ़ोगे। तो ऑप्शन के आधार पर आपको बताना है ना। अब फिर आपको क्वेश्चन आएगा कि क्रिस्टी का क्या काम होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिस्टी क्या करते हैं? तो आप बताते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सतही क्षेत्रफल को बढ़ाने का काम करते हैं। अब अगला पॉइंट कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक लिक्विड पाया जाता है प्यारे बच्चे। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है सूत्रकणिका, सूत्रकणिका के अंदर, सूत्रकणिका में पाया जाने वाला तरल, पाया जाने वाला तरल क्या कहलाता है? बताओ। मैट्रिक्स। अभी बताया था ना, पाया जाने वाला तरल मैट्रिक्स कहलाता है। तो इसके अंदर एक लिक्विड भी भरा रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। तो बताओगे लिक्विड प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, लिक्विड प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया is called मैट्रिक्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो लिक्विड पाया गया था, इसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? इसको कहते हो आप लोग मैट्रिक्स। देखो मैंने अभी भी दिखाया था आपको, जब आप माइटोकॉन्ड्रिया की इमेज देखते हो, ये देखो, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, ये पूरा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये आपको पता है प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता, मैंने अच्छे से बताया था, यूकैरियोटिक में मिलता है। तो इसके अंदर ये जो तुम्हें नीला नीला पूरा दिख रहा है, ये इसका मैट्रिक्स होता है। ये इसका कैसा पार्ट है? मैट्रिक्स है, तरल भाग है। बात समझ में आ गई? ये चीजें हैं जो आप लोगों को पढ़नी है। क्लियर? विवेक जी, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो चीजें समझ में आएंगी, समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएंगी। क्लियर? तो अब मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताई। अभी हमने क्या बात करी कि माइटोकॉन्ड्रिया का ये जो एरिया है पूरा अंदर का, इस एरिया को बढ़ाने का काम करती हैं जो क्रिस्टी होती है। इस एरिया को बढ़ाने का काम करती है क्रिस्टी। ठीक है? अब कितने बच्चों को समझ आया? जल्दी बताओ। मैम ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। बेटा जो चीज़ ऐसी होगी ना जो केवल प्लांट में है या जो केवल एनिमल में है, उसको मैं लिखवाऊंगी ज़रूर। अभी तक हमने ऐसा कोई भी फैक्ट नहीं लिखा मतलब इसके अंदर कि ये केवल प्लांट में है या एनिमल में है। बेटा ये दोनों में होता है, ये दोनों में होता है। और लास्ट में मैं आप लोगों को प्लांट और एनिमल का जब डिफरेंस कराऊंगी तो वहाँ अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा प्लांट में होता है कौन सा नहीं होता है। ठीक है बेटा? तो कितने बच्चों को बात समझ में आई ये बताओ, बोलो जल्दी। अभी तक हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जो पॉइंट्स पढ़े हैं, मेरे ख्याल से मैं एक एक पॉइंट को क्लियर करती चल रही हूँ। ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता रही हूँ डायग्राम से भी। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए और राइबोसोम है, इतना तो समझ में आ ही गया।
माइटोकॉन्ड्रिया 2 झिल्ली से ढका हुआ है, इसके चारों तरफ 2 झिल्लियां हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में उंगली की जैसी संरचनाएं हैं जिनको हम क्रिस्टी कहते हैं। ये क्रिस्टी क्या करती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की जो जगह है उसको बढ़ाने की कोशिश करती हैं, उसके सतही क्षेत्रफल को बढ़ाती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक लिक्विड भरा रहता है, उस लिक्विड को हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। उस लिक्विड को हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। ये हो गया, ये पढ़ना है। ह्यूमन सेल का भोजन क्या है, हमारी कोशिकाओं का भोजन होता है ग्लूकोज। आप पढ़ोगे जब ग्लूकोज को पढ़ाऊंगी वहां पढ़ोगे इसको, ठीक है। चलो आ जाओ, सेल के क्वेश्चन तो करवाऊंगी बेटा इस संडे, इस सैटरडे में देखना आपको एक वर्कशीट मिलेगी जिसमें सेल के क्वेश्चन होंगे। और सेल के क्वेश्चन मैंने कहा है चैप्टर पूरा कर लो तभी तो करवाऊंगी, बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर बीच में क्वेश्चंस को ले आओगे तो चैप्टर बहुत बड़ा हो जाएगा, और बड़ा। पहले चैप्टर खत्म करो फिर क्वेश्चन करेंगे, है ना। चलो आ जाओ, आगे बात करते हैं। अब आप लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लिए जो भी पेपर में आते हैं। अब चलते हैं अगले कोशिकांग की तरफ। अगला कोशिकांग है प्यारे बच्चे 4th नंबर पर गोल्गी का है। अब पढ़ेंगे हम गोल्गी बॉडी के बारे में, गोल्गी बॉडी। अगला कोशिकांग है गोल्गी काय, गोल्गी बॉडी, जिसको आप लोग हिंदी में गोल्गी काय के नाम से जानते हो, गोल्गी काय, है ना। अब गोल्गी काय के बारे में बात करेंगे। बेटा गोल्गी काय को आप लोग गोल्गी एपरेटस के नाम से भी जानते हो, गोल्गी एपरेटस के नाम से भी आ जाते हैं। तो बस आपको गोल्गी याद रखना है, ये कोशिकांग है एक, इसको हम पढ़ रहे हैं 4थे नंबर पर। आ जाएंगे, बात करेंगे कि मैम इसकी खोज किसने करी थी, गोल्गी काय की खोज किसने करी थी, गोल्गी काय की डिस्कवरी किसने करी थी। तो आप लोग बताकर चलते हैं कि गोल्गी काय को खोजा था कैमिलो गोल्गी नाम के साइंटिस्ट ने, कैमिलो गोल्गी ने। किसने बेटा, कैमिलो गोल्गी। तो कैमिलो गोल्गी साइंटिस्ट का नाम है, तो कैमिलो गोल्गी के नाम पर ही इसको हम लोग गोल्गी काय बोलते हैं। तो गोल्गी काय की खोज किसने करी थी, कैमिलो गोल्गी ने करी थी, उन्हीं के नाम पर इसको गोल्गी काय बोला जाता है। कई जगह ये गोल्जी काय भी लिखा मिलता है, तो गोल्गी बोल दो या गोल्जी बोल दो, बात ये कि समझ जाओ ये एक कोशिकांग है और कोशिका के अंदर पाया जाता है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं कि मैम किस में करी थी, ये भी पूछ लेता है। तो ये ना उल्लू के अंदर हुई थी बेटा खोज इसकी, उल्लू में, उल्लू यानी आउल के अंदर इसकी जो खोज करी थी वो उल्लू के अंदर करी थी, गोल्गी काय की, उल्लू की कोशिका में इसको खोजा था, ठीक है। तो अब आ जाओ आगे बात करेंगे। मैम ये जो गोल्गी काय होती है या ये जो गोल्गी बॉडी होती है इसके बारे में भी बताकर चलिए। तो बेटा ये एकल झिल्ली से घिरा कोशिकांग है, ये एकल झिल्ली से घिरा कोशिकांग है, एकल झिल्ली नुमा कोशिकांग, मतलब इसके चारों तरफ एक ही झिल्ली है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ तो 2 झिल्लियां थी, इसके चारों तरफ एक ही झिल्ली है, एकल झिल्ली नुमा कोशिकांग है। तो कौन सा कोशिकांग एकल झिल्ली नुमा है, अभी तक तो आप बताकर चलोगे गोल्गी बॉडी, ठीक है। तो एकल झिल्ली नुमा कोशिकांग है, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल होता है, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, क्लियर। ये कैसा होता है बेटा, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, क्लियर, बात समझ में आ गई है ना। दूसरा पॉइंट कि मैम ये जो गोल्गी बॉडी होती है इसका क्या नाम है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते थे, ऊर्जा ग्रह, वैसे इसका भी कोई नाम है क्या। तो हाँ भाई इसके भी बहुत सारे नाम है, इसको किस किस नाम से जाना जाता है, इसके भी सुन लो भाई कौन कौन से नाम है, इसके भी बहुत सारे नाम है जो पेपर में आते हैं। इसको पहले तो याद रखना, हम लोग कहते हैं डाकघर, इसको कहा जाता है डाकघर, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग डाकघर, इसी को कहते हैं पोस्ट ऑफिस। ये कोशिका का पोस्ट ऑफिस है बेटा। तो कौन सा कोशिकांग है कोशिका में जिसे पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहते हैं, कोशिका का पोस्ट ऑफिस किसे कहते हैं, तो आप कहोगे इसी को कहते हैं। तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, पोस्ट ऑफिस कहते हैं प्यारे बच्चे, इट इज नोन एज पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, कोशिका का डाकघर है ये, डाकघर, समझ में आई बात। अब आगे चलते हैं कि मैम और कौन कौन से नाम है इसके। तो आइए गोल्गी बॉडी के बारे में बात चल रही है, गोल्गी बॉडी के और क्या क्या नाम है भैया, गोल्गी बॉडी, ठीक है, गोल्गी काय जिसको आप कहते हो, गोल्गी काय, कई बार इनको गोल जी भी लिखा आता है तो कई बार गोल्गी लिखा आता है, तो दोनों ही तरीके से लिख सकते हो,
आ जाओ बात करते हैं कि मैम इसके और कौन कौन से नाम होते हैं, इसके और कौन कौन से नेम है जो एग्जामिनेशन में हमें पूछे जाएंगे। तो जैसा कि पहले तो मैंने बता ही दिया, डाक घर इसी को कहते हैं, पोस्ट ऑफिस इसी को कहते हैं, क्लियर। और दूसरा नाम जो इसका होता है वो कौन सा है बेटा, दूसरा नाम है इसका, इसको हम लोग कहते हैं पैकर्स, इसको हम लोग पैकर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसको हम लोग पैकर्स के नाम से जानते हैं, पैकर्स। तो कई बार ये पैकर्स के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा नाम, इसको हम लोग बंडल के नाम से भी जानते हैं, बंडल, यानी कि इसी को हम लोग बंडल ऑफ सेल भी कहते हैं, बंडल ऑफ सेल। तो ये कोई भी नाम आपको पूछे, है ना। और फोर्थ होता है यातायात, यातायात प्रबंधक, यातायात प्रबंधक भी इसी को कहते हैं, यातायात प्रबंधक मतलब ट्रैफिक पुलिस, कोशिका की ट्रैफिक पुलिस भी यही है, ट्रैफिक पुलिस भी हम लोग इसी को कहते हैं। तो देखो कितने सारे नाम है गोल्गी बॉडी के, इनमें से कुछ भी आ सकता है कि कौन सा कोशिकांग है जिसे कोशिका का डाकघर कहते हैं तो गोल्गी बॉडी बताना है, पैकर्स कहते हैं तो गोल्गी बॉडी बताना है, बंडल ऑफ सेल कहते हैं तो गोल्गी बॉडी बताना है, और यातायात प्रबंधक यानी ट्रैफिक पुलिस कहते हैं तो गोल्गी बॉडी बताना है। अब ये सारे नाम क्यों हैं इसके ये सारे नाम इसलिए हैं क्योंकि ये प्रोटीन को पैक करने का काम करता है, इसके ये सारे नाम इसलिए हैं क्योंकि प्रोटीन को पैक करता है बेटा, क्या करता है, ये प्रोटीन को पैक करता है। गोल्गी बॉडी जो होता है इसका काम होता है पैकिंग करना प्रोटीन की, कोशिका में जो प्रोटीन बन रही है ना उसको ये पैक करता है गोल्गी बॉडी जो होता है। अच्छा मैम कैसा दिखता है गोल्गी बॉडी, चलो पहले तुम्हें फोटो दिखा दूं, फिर उसके बाद तुम इसके काम पढ़ोगे गोल्गी बॉडी के। ये रहा, ये गोल्गी बॉडी है जो कोशिका के अंदर होता है, ऐसा दिखता है प्यारे बच्चे, है ना। आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहते हो, इसके बाद जो पढ़ोगे, कल पढ़ोगे, आज तो नहीं पढ़ पाओगे, है ना। तो प्यारे बच्चे नहीं, ये दोहरी झिल्ली वाला नहीं होता, ये एकल झिल्ली वाला है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है बट एक ही झिल्ली होती है इसके चारों तरफ। दोहरी झिल्ली तो केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड पर होती है बेटा, ठीक है। चलो इधर देखो, ये है गोल्गी बॉडी, क्या है प्यारे बच्चे, गोल्गी बॉडी, ठीक। अब ऐसा दिखता है, इसका फोटो कभी भी दे और कहे कि बताओ ये कौन सा कोशिकांग है, तो आप कहोगे ये गोल्गी बॉडी है। मैंने कहा था गोल्गी बॉडी को हम लोग गोल्गी एपरेटस भी बोल देते हैं, गोल्गी एपरेटस भी बोल देते हैं इनको, ठीक है। तो ऐसा होता है गोल्गी बॉडी। देखो अब क्या होगा, अब समझने की कोशिश करना। मान लो ये कोशिका है भाई, मान लीजिए कोशिका है, ये कोशिका के बीच में केंद्रक है, ये केंद्रक है, ठीक है, केंद्रक है बेटा, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया आप पढ़ चुके हो, माइटोकॉन्ड्रिया का काम बता दिया मैंने। अब मान लो ये है गोल्गी बॉडी, ये है प्यारे बच्चे गोल्गी बॉडी, ये रही। तो ये क्या काम करती है गोल्गी बॉडी, आपकी कोशिका के अंदर बहुत सारी प्रोटीन बनती है। देखो ये रही प्रोटीन, ये डिस्क्याऊं डिस्क्याऊं डिस्क्याऊं, ये प्रोटीन है तुम्हारी कोशिका के अंदर, ठीक है। ये प्रोटीन फैली हुई है बेटा सारे में, सारी कोशिका में बिखरी हुई है। अब गोल्गी बॉडी को तो सफाई ज्यादा पसंद है, गोल्गी बॉडी कहती है अरे यार सारी कोशिका में प्रोटीन बिखरी पड़ी है, इसको समेट कर रख देती हूँ। जैसे आपके घर में कई बार कपड़े पड़े रहते हैं तो हम कपड़ों को तय बना कर रख देते हैं, समेट कर रख देते हैं, वैसे ही गोल्गी बॉडी का काम होता है प्रोटीन को समेटना, प्रोटीन के गट्ठर बनाना। और प्रोटीन जो होती है, जो अच्छी अच्छी प्रोटीन आपकी कोशिका में, उसको इकट्ठा करने का काम करती है गोल्गी बॉडी। तो जैसे ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक को क्या करती है, क्लियर करती है ना, ट्रैफिक को क्लियर करती है, वैसे ही आपकी बॉडी, आपकी कोशिका में जो प्रोटीन का ट्रैफिक लग गया है उसको क्लियर करती है। कैसे, जगह जगह प्रोटीन को इकट्ठा करके बांध के रख देती है, जिससे जो पूरी कोशिका में ट्रैफिक लगा हुआ है प्रोटीन का वो साफ हो जाता है। तो कोशिका की ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करती है। ये कोशिका के अंदर प्रोटीन के बंडल बनाती है, बंडल गट्ठर बनाती है, इसीलिए इसको कहते हैं बंडल ऑफ सेल, ठीक है। और पैकर्स भी पैक करती है, पैकर्स कहते हैं। और डाकघर क्यों कहते हैं, जैसे आपने देखा है पोस्ट ऑफिस में जब भी कोई हमें लेटर देना होता है तो वो लेटर, एक पोस्ट ऑफिस एक बॉक्स बना रहता है, उसमें डालते हैं हम लेटर। क्या ऐसे ही लेटर बिखरे रहेंगे इधर उधर, तुम कहोगे नहीं मैम, हमें एक बॉक्स होता है उसमें सारे लेटर डालने पड़ते हैं। तो गोल्गी बॉडी एक बॉक्स है जो सारी प्रोटीन को अपने अंदर समेट कर उसके गट्ठर बनाता है,
तो इसीलिए डाकघर की तरह भी काम करता है। अब ये जो गोल्गी बॉडी है प्यारे साथियों, इसकी स्ट्रक्चर की जब हम लोग बात करते हैं, पता नहीं मुझे मच्छर काट रहा है क्या काट रहा है। अब जब हम बात करते हैं गोल्गी बॉडी की, तो इस गोल्गी बॉडी के अंदर बहुत से काम आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये कोशिका है, तो इसमें देखो ये दिख रही तुम्हें गोल्गी एपरेटस, ये दिख रहे तुम्हें गोल्गी एपरेटस, ऐसे दिखते हैं कोशिका के अंदर गोल्गी बॉडीज जो होती हैं। अब ये गोल्गी बॉडी, आ जाओ इनके काम की बात करते हैं कि मैम ये करती क्या है ना। अब गोल्गी बॉडी का जो काम है उसकी बात करते हैं। तो गोल्गी बॉडी जो होती हैं प्यारे साथियों, इनके काम की बात करेंगे, फंक्शन, कि मैम गोल्गी बॉडी क्या करती है, इनका कार्य। तो मैंने अभी कहा कि इनका पहला काम क्या होता है, प्रोटीन को पैक करना, प्रोटीन को पैक करना, ठीक है। तो ये प्रोटीन को पैक करती हैं, इनका पहला काम होता है प्रोटीन को पैक करना। आप लोग बताओगे ये क्या करती हैं, पैकिंग ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन की पैकिंग करती हैं बेटा, क्लियर, ये हो गया इनका काम। दूसरा काम है इनका दूसरा काम है लाइसोसोम का निर्माण करना। बेटा यही है जो लाइसोसोम को बनाती हैं, इनका काम होता है लाइसोसोम। ये मच्छर ही है जो मुझे काट के भाग रहा है और मैं बहुत देर से इसको ढूंढ रही हूं। लाइसोसोम का निर्माण, लाइसोसोम का निर्माण, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, लाइसोसोम का निर्माण भी करती है। तो ये क्वेश्चन भी आजकल पेपर में आ रहा है कि कौन सा कोशिकांग है जो लाइसोसोम का निर्माण करता है। आप बताते हो गोल्गी बॉडी। इनका काम होता है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। भाई ये लाइसोसोम को क्यों बना रही है, लाइसोसोम को इसलिए बना रही है ये क्योंकि अच्छी अच्छी प्रोटीन को तो इन्होंने पैक कर दिया, अब खराब प्रोटीन को कहाँ डाले, खराब प्रोटीन तो कचरे का डब्बा, यानी कि खराब प्रोटीन जाएंगी कचरे में, तो कचरे का डब्बा है लाइसोसोम, सारी खराब प्रोटीन को ये खाता है, ठीक है। सारी खराब प्रोटीन को क्या करता है, ये खा जाता है। तो इसीलिए गोल्गी बॉडी ने लाइसोसोम का निर्माण करा, जिससे खराब प्रोटीन लाइसोसोम में डाल देती है, ठीक है। तो गोल्गी बॉडी के बारे में हमारी कल की क्लास भी चलेगी। और गोल्गी बॉडी जो है ये आपकी शुक्राणु कोशिका के अंदर भी होती है। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि हमारी ये जो शुक्राणु कोशिका होती है, हमारी ये जो स्पर्म सेल होती है, इसका ये जो सबसे आगे का हिस्सा है ये वाला, इसको कहते हैं एक्रोसोम, एक्रोसोम। तो यहाँ भी आपको गोल्गी बॉडी नजर आती है। तो शुक्राणु कोशिका में गोल्गी बॉडी कहाँ नजर आती है ये पूछ सकता है। तो शुक्राणु कोशिका के अंदर अगर आप गोल्गी बॉडी को ढूंढोगे तो यहाँ मिलेंगी एक्रोसोम पर, सबसे आगे वाले हिस्से में। यही हिस्सा है जो अंडाणु को निषेचित करता है, यही हिस्सा अंडाणु को निषेचित करेगा ऐसे जाकर। तो बेटा इसमें आपकी गोल्गी बॉडी हैं जो नजर आती हैं, ठीक है। यहीं पर होती है आपकी गोल्गी बॉडी, एक्रोसोम वाले भाग में। तो कल हम लोग इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे, आज के लिए इतना रहने देते हैं, ठीक है प्यारे साथियों। तो अभी तक आप लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया को कर लिया है और गोल्गी बॉडी ऑलमोस्ट हो गया है। कल हम बाकी बचे हुए कोशिकांग को करेंगे, ठीक बेटा, क्लियर। चलो तो धन्यवाद, नमस्कार। जब मुझे काट रहा था तो मैं तो उसको मारती, अभी भी वो मरा नहीं है, भाग गया इधर उधर कहीं। वो बहुत देर से कभी मुझे यहाँ काट रहा था। तो देखो ये रहा, अभी भी बच रहा है ये। गर्मियाँ शुरू नहीं हुई कि मच्छर आ लिए हैं और बीमारियां फैलाने को तैयार हैं। देखो ये घूम रहा मेरे इधर उधर और कितने चुपके से आके काट रहा है, मतलब मैं हिल रही हूँ और फिर भी इधर उधर आकर भाग रहा है। तो चलो बेटा कल की क्लास में अब हम लोग क्या करेंगे, हाँ मैं मच्छर को ही देखती हुई नजर आ रही हूँ आप लोगों को। तो कल की क्लास में पढ़ेंगे आगे की चीज़ें, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।